हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं किफन जीएफ के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन की घोषणा किस राज्य ने की है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान या डी हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन की घोषणा की है। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को यह घोषणा किया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, हरियाणा के गांव-गांव में जाकर 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ जिन्होंने मानव को जीवन भर ऑक्सीजन प्रदान की है और कम प्रदूषण करने में सहायता की है, मानवीय सहायता की है, ऐसे पेड़ों को हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इन पेड़ों की पहचान की जाएगी जो 75 वर्ष से आयु के अधिक हैं और स्थानीय लोगों को इनके लिए नियुक्त किया जाएगा देखभाल के लिए। और ऐसे पेड़ों की हरियाणा सरकार द्वारा देखभाल की जाएगी स्थानीय लोगों के नियुक्ति के द्वारा। अब इस पेड़ की देखभाल के लिए हरियाणा सरकार प्रति वर्ष 2500 रुपये प्रदान करेगी इनकी देखभाल और रख रखाव के लिए। तो ये योजना है हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, जिसके तहत 2500 रुपये प्रति वर्ष पेड़ की देखभाल के लिए प्रदान किए जाएंगे। अगला जो है ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ये जमीन के छोटे छोटे टुकड़े से संबंधित है और इसमें क्या करेगी हरियाणा सरकार की 3 करोड़ पेड़ लगाएगी इस ऑक्सीजन के माध्यम से। और कितने जमीन पर लगाएगी? 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर। और इसकी लागत क्या होगी? 1 करोड़ होगी। यह किस लिए, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यह ऑक्सीजन कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब अगला देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो हरियाणा की जो स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हरियाणा की लोकेशन की बात करें तो कुछ इंडिया के मैप में देखें, इंडिया के मैप में तो कुछ ऐसे है अपना इंडिया का मैप। तो अपने जो हरियाणा का आता है तो यहाँ पास अपना हरियाणा आता है। तो हरियाणा के जो उत्तर में है वो हिमाचल प्रदेश है, और इसके जो पूर्व में है वो है यूपी और दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है। इसके दक्षिण में पड़ता है राजस्थान और इसके जो पश्चिम में पड़ता है वो पंजाब से सीमा साझा करता है हरियाणा। अगला जो बात करें कि हरियाणा का DLR नंबर क्या है, DLR नंबर हरियाणा का है वो है 22-10-05। मतलब हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा की सीटें 10 हैं और राज्यसभा की सीटें 5 है। अगला जो बात करें, हरियाणा का विधान मंडल जो है 1 सदनीय, मतलब यहाँ विधानसभा बफ है और 90 सीटें हैं। हरियाणा में है सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा का एक शहर है दोस्तों, फेमस शहर है, वो है पानीपत, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। यही पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहला लड़ाई हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर बरफेज इब्राहिम लोदी, जिसमें विजय कौन हुआ था? बाबर विजय हुआ था। अगला जो बात करें, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वो हुआ था हेमू हिंदू साम्राज्य के एक सम्राट थे हेमू और अकबर की सेना के बीच में 1556 में हुआ था दोस्तों। और इसमें विजय कौन हुआ था? अकबर की सेना नहीं। अगला जो बात करें, पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो हुआ था 1761 में। और 1761 में किसके बीच हुआ था? वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुआ था। अगला जो बात करें दोस्तों, तो हरियाणा में ही है पंचकुला, यहीं 4th खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जाएगा 2021 में। तो ये था हरियाणा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कुछ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव देख लें तो गवर्नमेंट, तो सीएम जो है यहाँ के वो है मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और डिप्टी सीएम हैं जो यहाँ के वो दुष्यंत चौटाला हैं, ITTTF के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये था हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन
है हमारा हाल ही में फ्रेंच ओपन पे किस खिलाड़ी ने घुटने की सर्जरी का हवाला देते हुए फ्रेंच ओपन पे अपना नाम वापस ले लिया है और बाहर हो गए हैं। तो ए नाओमी ओसाका, राफेल नडाल, फी नोवाक जोकोविच या डी रोजर फेडरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने हाल ही में फ्रेंच ओपन पे अपना नाम वापस ले लिया है घुटनों की सर्जरी का हवाला देते हुए तीसरे राउंड में विजय होने के बाद भी। और हाल ही में बात करें नाओमी ओसाका सबसे पहले फ्रेंच ओपन पे वापस अपना नाम वापस ले लिए हैं, चूंकि इन्होंने जब जीत हासिल की फर्स्ट राउंड में तो मीडिया से बात नहीं की और यहाँ तो फ्रेंच जो आयोजक थे उन्होंने 15,000 यूएफए डॉलर का जुर्माना लगा दिया। अगला जो बात करें कि यहाँ पर नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की भी विजेता रही हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और नाओमी ओसाका को लॉरियफ स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसमें फिर राफेल नडाल को लॉरियफ स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड 2021 से चुना गया है। अगला जो बात करें ग्रैंड स्लैम की दोस्तों, तो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं 4 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन, इनका क्रम भी आ जाता है। तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो होता है विंबलडन ओपन लगभग 1877 में स्थापना की गई थी। और लास्ट में होता है यूएफए ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें दोस्तों तो ये जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये मई और जून में स्टार्ट होता है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो जून जुलाई में होता है। और जो यूएफए ओपन होता है वो अगस्त सितंबर या दिसंबर में भी आयोजित हो जाता है। अगला जो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के जो विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच पुरुष में रहे हैं और 2021 में वुमेन की विजेता रहे हैं वो नाओमी ओसाका हैं। और अगला जो बात करें फ्रेंच ओपन अभी रनिंग में है और इससे 2 खिलाड़ी नाम वापस ले चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है नाओमी ओसाका और एक है रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला जो बात करें कि ये जो ग्रैंड स्लैम है ये कहाँ खेले जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है दोस्तों। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है दोस्तों। और विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जो खेला जाता है वो ग्राफ कोर्ट पे खेला जाता है और यूएफए ओपन जो खेला जाता है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूपीएससी और पीपीएफ के एग्जाम में इनका क्रम आ जाता है कि क्रम से लगाइए तो पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन होता है फ्रेंच, देन होता है विंबलडन और लास्ट में होता है जो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का वह है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या होगा दोस्तों, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं जो जैसे एमबीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, इनके प्रवेश परीक्षा के लिए भी कोचिंग कराई जाएगी और सिविल सेवकों के लिए भी इसमें कोचिंग कराई जाएगी। जैसे आरएएफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरपीएफसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे सिविल जो एग्जाम होते हैं वो उसकी भी कोचिंग इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग की योजना के तहत कराई जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, तो इसमें जो होगी एसटी शेड्यूल ट्राइब, एससी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए है। और इसमें क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी इसमें रखा गया है, इंक्लूड किया गया है। और इनके जो मासिक सालाना जो आय होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे इस कोचिंग के लिए। इसका जो प्रवेश हो जाएगा वो 10वीं 12वीं परीक्षा रिजल्ट के अनुसार होगा। तो ये है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगला जो बात करें राजस्थान के बारे में दोस्तों, तो राजस्थान का लोकेशन देखें इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में कुछ लोकेशन ऐसे आ जाता है। यहाँ पास होता है अपना राजस्थान, यहाँ पास होता है राजस्थान और राजस्थान के जो उत्तर में होता है वो पंजाब होता है, पंजाब से सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में होता है यूपी होता है। और अगला जो बात करें इसके जो दक्षिण में होता है वो एमपी और गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसके जो पश्चिम में होता है वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। इधर जो पड़ जाता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है वो हरियाणा पड़ता है। तो ये था राजस्थान का लोकेशन। अगला जो बात करें राजस्थान का डीएलआर नंबर जो कितना होता है दोस्तों, तो 33-25-10 यहाँ का डीएलआर नंबर है। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट 33 है, लोकसभा सीटें 25 है और 10 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ 200 सीटें हैं। विधानमंडल 1 सदनी है, हालांकि इसे 2 सदनी का स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, विधान परिषद भी गठन कर सकती है और इसे लोकसभा राज्यसभा से स्वीकृति मिल गई है। अगला जो बात करें यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं दोस्तों, कलराज मिश्र। और दिलवाड़ा जैन मंदिर काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं स्थित है। और अगला जो बात करें यही है डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क,
रणथंभौर नेशनल पार्क और फरीफका नेशनल पार्क यहीं स्थित है। अगला जो बात करें, राजस्थान का जो फेमस नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य और घूमर नृत्य, गढ़गौर नृत्य यही चलता है राजस्थान में। राजस्थान में ही है जयफमंद लेक और फांभर लेक, पुष्कर लेक यही स्थित है। और बात करें, राजस्थान में ही है आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये राजस्थान में स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर, माउंट आबू में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ए संजीवनी, बी फेज, सी ओल्ड एज हेल्पर या डी कोजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेज पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अगला जो बात करें, ये फेज पोर्टल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। अब ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा। और ये अपनी तरह का पहला पोर्टल है। इसमें बुजुर्गों की जो आवश्यकताएं होगी इस पोर्टल में उनका प्रबंधन किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से चाहे वो वित्त संबंधी हो, आवास संबंधी हो, खाने संबंधित हो, कपड़े संबंधित हो, सभी व्यवस्थाएं का प्रबंधन बुजुर्गों का इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो थावरचंद गहलोत जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राज्यसभा है मध्य प्रदेश से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर का, वो है हाल ही में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति वित्त वर्ष 2022 के लिए रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? ए 4%, बी 3.35%, सी 4% या डी 18%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेपो रेट जो रखा है वो 4% रखा है। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? इसको रेपो रेट, मान लो कोई बैंक है और वो बैंक का पूरा पैसा खाली हो जाता है तो वो क्या करेगा? आरबीआई से क्या लेगा? ऋण लेगा। और इस ऋण में जो आरबीआई से जो ऋण लेगा, इस ऋण पर जो बैंक आरबीआई को जो ब्याज देता है वही दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। अगला जो आता है रेपो रेट, तो रेपो रेट कितना रखा है? 3.35%। रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट कितना है? 4%। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? मान लो कोई बैंक है, अब ये बैंक दिन भर काम किया, उसमें से मान लो इसके पास 40 लाख बच गया। अब इस 40 लाख पैसे को ये कहाँ रख देगा? आरबीआई को में रख देगा। अब आरबीआई क्या कर देगा? जो बैंक ने इसके पास पैसा रखा उस पर ऋण देगा। तो आरबीआई बैंकों को जिस जमा राशि पर ऋण देता है वही क्या कहलाता है? रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। अगला जो बात करें कि फी आर आर कितने प्रतिशत रखा गया है? तो फी आर आर कैश रिजर्व रेशियो जो रखा गया है 2022 की मौद्रिक पॉलिसी में वो 4% ही रखा गया है। अब ये क्या होता है? फी आर आर, तो फी आर आर होता है दोस्तों, मान लो कोई बैंक है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। आरबीआई एक नियम बताता है कि कुल राशि का एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखना पड़ेगा बैंकों को। और जो राशि रखी जाती है यही फी आर आर कहलाता है। क्यों रखी जाती है दोस्तों? मान लो कि कोई ग्राहक है और कोई ग्राहक बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसे निकालना चाहता है। अब आरबीआई ये जो बैंक से पैसे निकालना चाहता है तो बैंक तो मना नहीं कर सकता, तो ज़्यादा मात्रा में पैसे निकाल पाए, इसलिए यह फी आर आर लाई गई है, आरबीआई में रखा जाता है ताकि आरबीआई से बैंक पैसे लेकर ग्राहकों को दे सके। अगला जो आता है एफएलआर फिक्यूएटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि 18% किया है आरबीआई ने रखा है एफएलआर। इसमें यह होता है कि यदि बैंक के पास कुल राशि का 18% ही बचा है, इस पर जो लोन देगा बैंक, कोई भी बैंक, तो वो कुछ गिरवी रख के देगा। जैसे फंड हो सकता है, सरकारी दस्तावेज होता है, इतना पूंजी आने पर किसी बैंक का वो जो ऋण देगा वो फंड, मुद्रा या कि सरकारी दस्तावेज रखकर ही ऋण देगा। और इस ऋण से क्या होगा कि यदि कोई बैंक डूब जाता है तो इस रखे हुए गिरवी से आरबीआई कुछ ग्राहकों के जो है लोन या कि कुछ पैसे अदा कर सकता है बैंक की धोखाधड़ी होने पर। तो ये होता है दोस्तों रेपो रेट जो रखा है 4% रखा है, इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। पहले जब स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 1935 में इसका जो हेडक्वार्टर कर दिया गया मुंबई में कर दिया गया और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत हो गई। और इसके जो वर्तमान गवर्नर है 25 नंबर के वो हैं शक्तिकांत दास। अगला जो बात करें, इसके पहले जो गवर्नर थे वो थे फर ऑफबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर फीडी देशमुख थे। इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। माइकल देव पत्रा हैं डिप्टी गवर्नर और
महेश कुमार जैन हैं, टीवी रविशंकर हैं और एम राजेश्वर राव 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, जाने की एक योजना बनाई है? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी SBI बैंक या डी नन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने कहा है कि हम 2031-32 तक फ्री कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इसने क्या लक्ष्य रखा है कि हम 1 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे और ऐसे उपकरण बनाएंगे जिससे जो बिजली का स्रोत है, जो बिजली का 50% स्रोत है, उसको नवीनीकरण ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे। नवीनीकरण ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा जिससे प्रदूषण नहीं होता है, पवन ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा हम लेंगे 50% बिजली की जगह। अगला जो कहा इन्होंने कि हम कम ब्याज दर पर ऋण देंगे जिससे प्रदूषण कम हो। कम ब्याज दर पर ऋण देंगे, तो कम ब्याज दर पर जब ऋण देंगे तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए देंगे, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देंगे जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। अगला जो इन्होंने कहा है कि ऑफिस में 1 यूज प्लास्टिक का यूज करेंगे, एकल यूज प्लास्टिक का यूज करेंगे। तो ये है HDFC का कुछ योजना बनाया है जो कि 2031-32 तक इन्होंने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे और प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे। HDFC बैंक की बात करें दोस्तों तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अतनु चक्रवर्ती। इसके जो CEO हैं वो हैं फफीधर जगदीशन और इसकी जो स्थापना की गई थी वो है 1994। HDFC बैंक की टैगलाइन की बात करें तो ये टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, मतलब हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये इसकी टैगलाइन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 7 नंबर का, हाल ही में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी मॉरिशस या UAE? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है तो हाल ही में सिंगापुर। और सेकंड नंबर पर कौन है? वो अमेरिका है, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत। थर्ड नंबर पर है मॉरिशस, पहले मॉरिशस सेकंड नंबर पर था लेकिन अब अमेरिका हो गया। फोर्थ नंबर में है UAE। तो बात करें किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI हुआ है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI हुआ है। और किस राज्य में हुआ है तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया है। अगला जो बात करें कि FDI होता क्या है, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है ग्रीन FDI। इसमें क्या करता है कि कोई कंपनी यदि भारत में इंटर करता है तो वो अपनी कंपनी उठाकर के ही लेता है, तो ये होता है ग्रीन FDI इन्वेस्टमेंट। अगला जो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों कि मान लो यहाँ भारत में पहले से कोई कंपनी है, अब सिंगापुर का कोई आदमी आया, बिजनेस है, इस कंपनी पर अधिग्रहण कर लिया और इसके शेयर खरीद लिया, तो ये होता है पोर्टफोलियो FDI इन्वेस्टमेंट। तो FDI का सबसे बड़ा जो स्रोत हो जाएगा आंसर सिंगापुर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBL बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? टीबी रविशंकर, बी विश्ववीर आहूजा, सी माइकल देवपत्रा, डी अतनु चक्रवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक जिसे रत्नाकर बैंक के रूप में भी जाना जाता है, इसका MD और CEO नियुक्त कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी दोस्तों और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है और MD और CEO हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं वो विश्ववीर आहूजा, इसे रत्नाकर बैंक के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो बात करें टीबी रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर, माइकल देवपत्रा RBI के डिप्टी गवर्नर, अतनु चक्रवर्ती HDFC के चेयरमैन है। अगला जो बात करें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर हर साल कीटों के कारण कितने प्रतिशत फसल होगा दोस्तों? यहाँ पर कितने प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है? A 60%, B 90%, C 50% या D 40%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40% फसल कीटों के कारण, टिड्डियों के कारण विश्व की क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगला जो बात करें, ये किस रिपोर्ट ने कहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% फसल विश्व की प्रति साल खराब हो जाती है और किस वजह से? हानिकारक कीटों और टिड्डियों की वजह से क्षतिग्रस्त होती है। अगला जो बात करें FAO की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो रोम इटली में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं क्यू डोंगियो हैं इसके चेयरमैन और इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आपको? होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। टेक केयर।